नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नए मॉक टेस्ट को लेकर मैं आया हूं। इस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे जो एनटीपीसी का, और हाल ही में एग्जाम भी प्रारंभ होने वाले हैं, तो ढंग से पढ़ाई कीजिए और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट होने के बाद आपके रिश्तेदार, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छे से पता है। चलो अपन तो मुद्दे पर आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के वर्तमान राजस्व में किसे शामिल नहीं किया जाता, ये हमसे भैया ये पूछ रहा है। तो किसे कर राजस्व है, गैर कर, मतलब कहने का है टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू से मतलब है और नॉन टैक्स रिवेन्यू, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू से मतलब है कि टैक्स जो भर रहे हैं हम लोग, जैसे आम जनता टैक्स भर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भर रही है, डायरेक्ट टैक्स के रूप में भर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भर रही है, एक्साइज ड्यूटी के रूप में तौर पे भर रही है। तो ये सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, यानी ये टैक्स रिवेन्यू होती है। कई रिवेन्यू ऐसी है जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होती हैं, जिनमें टैक्स का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, एक होता है लोन और एक होता है ऋण का भुगतान। और ये पूछ रहा है कि राजस्व में शामिल नहीं किया जाएगा, नॉट लगा हुआ है, तो लोन को राजस्व में रिवेन्यू में शामिल नहीं किया जाता है। रिवेन्यू में लोन को शामिल नहीं किया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था की जो पहले प्रारंभ जो किया जाता है वो राजस्थान से किया जाता है, दूसरे नंबर पर किया जाता है आंध्र प्रदेश में। अब ये गांव में किया जाता है, ये गांव में, जैसे भारत का राष्ट्रपति है। देखो, देश की जब बात आती है, यानी कि कंट्री की जब बात आएगी तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चों, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट जो है रूरल चीज़ों को संभाल पाएगा क्या, एक बात बताइए, रूरल तक कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि प्रेसिडेंट, यानी हमारे संविधान में चीज़ें बांट दी गई, चीज़ों को बांट दिया गया, हर एक स्तर पे चीज़ें बना दी गई। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कुछ काम दिए गए प्राइम मिनिस्टर को दिए गए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि अपने कैबिनेट मंत्री बनाए। क्या बनाए बच्चों, कैबिनेट मंत्री बनाए। तो कैबिनेट मंत्री जो बनाए, जैसे कि कोई होम मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, कोई किसको संभाल रहा है, होम मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। फिर होम मिनिस्ट्री के बाद डिफेंस को संभाल रहा है, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री आगे डिफेंस आती है। डिफेंस के बाद किसको संभाल रहे हैं भैया, फाइनेंस को संभाल रहे हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर अलग है। तो ऐसे करके चीज़ों को संभाल रहे हैं। अब बात आती है इनको बांटने का काम कैसे किया, मतलब इनको ये बांटा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। रूरल क्षेत्र यानी गांव में जो पंचायत समिति होती है, क्या होती है, पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति का मुखिया होता है सरपंच। पंचायत समिति जो ग्रामीण पंचायत समिति है, इसमें कौन होता है भैया, पंचायत सरपंच होता है। तो एक बात बताइए, सरपंच के अंडर में काम कौन करता है, वार्ड पंच, उप सरपंच होते हैं। कौन होते हैं, उप सरपंच होते हैं। और उप सरपंच के बाद होते हैं वार्ड पंच। कौन होते हैं भैया, वार्ड पंच होता है। एक बार नोटिस करिएगा, पंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। ठीक है, राष्ट्रपति से लेकर अब जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, प्रेसिडेंट से लेकर वार्ड पंच तक, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, विकेंद्रीकरण। पूरे प्रोसेस को विकेंद्रीकरण बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए में होता है, डीएनए में पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है, डीएनए में पेंटोज शुगर होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वॉइस क्लियर है क्या, ये बताओ। कभी कभी क्या होता है कि माइक ऑन नहीं होता और क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये भैया इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, हम आपको बता दें कि कोई लिमिटेशन नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और जब भी तुम मार्क्स नहीं ला रहे हो और गलती करके आ रहे हो ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप फोकसली नहीं पढ़ रहे हो, अपने माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आप समझ लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो फोकसली अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ही करवाया जाए। 34 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर इसका। बहुत, जैसे कि सबको पता है, इसमें कभी मैं आंसर बता दूंगा मिनटों में आंसर देने का मतलब नहीं है। लल्लू क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम लल्लू क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे लल्लू क्वेश्चनों को हम नहीं करेंगे। चलो आगे आ जाओ। बोले सर मॉक टेस्ट सोल्यूशन भी तो करा रहे हो क्वेश्चन। चलो मैं, एक जिम्मेदारी मेरी बन जाती है तो मैं बता भी देता हूँ।
वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अववर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमें स्टार टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ये दिखाई देता है, हम जब रात को या गर्मियों के समय पर घर में बाहर सो रहे होते हैं या छत पे, तो एक तारा दूसरी जगह भी जा रहा होता है। तारा कभी छोटा दिखाई दे रहा है, कभी बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं सूर्य भी एक तारा है। तो बोले सर तारे होते क्या हैं ये तो बताओ। तो तारे होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक तो होना जरूरी है लाइट का, और एक होना जरूरी है हीट का, ठीक है। लाइट बोले तो प्रकाश, एक तरफ तो होगा प्रकाश और एक तरफ होगी ऊष्मा। अब बात यह है कि ऊष्मा और प्रकाश तो सर लाइट में भी है, जैसे मेरे सामने स्टूडियो में बहुत सारी लाइट ऑन है नहीं, ये स्वयं से प्रकाशमान है बच्चों। सन जो है कैसा है, स्वयं से प्रकाशमान है, स्वयं से प्रकाशमान है। कौन? सूर्य। इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है बच्चों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। तो इसके कारण प्रकाशमान है, ठीक है। सन क्या है? सूर्य क्या चमक रहा है। और स्टार यानी कि सन भी एक क्या है बच्चों? स्टार है। सर फिर अर्थ क्या है? अर्थ भैया प्लैनेट है, ये बात ध्यान रखना है। सोलर सिस्टम का ही एक परिवार है, ठीक है। और सन अर्थ की जैसे कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। सूर्य सॉरी इसे क्या कहते हैं? वीनस यानी कि शुक्र को कहते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आइकॉन कैसी कमांड? आइकन्स, अब कभी तुमने आइकन्स नहीं देखे क्या? बोला ये आइकन ये लगा हुआ है, जैसे देखो, जैसे मैं ऐसे एक आइकन बना देता हूँ ऐसे, आप 1 मिनट में बता दो ये किसका आइकन है। बोले सर हमें पता है। अरे सर ये एक और आइकन बनाता हूँ, ऐसे करके एक आइकन बनता है। बोले सर ये भी हमें पता है आइकन किसका है, ठीक है। एक और आइकन बनाते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप का ऐसे करके होता है, शायद W1 के ऐसा कुछ होता है, मैंने अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे करके बोले सर ये इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का यानी मेटा नाम है, ये किसका है? व्हाट्सअप का है। तो ये आइकन्स क्या हैं? ये पिक्चर हैं। आइकन्स क्या है बच्चों? ये पिक्चर है। तो आंसर क्या हो गया? लो सी। कईयों ने तो ऊपर से नीचे तो दिमाग खराब कर लिया होगा, भैया नहीं ये हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। भाई ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है? आइकन्स आर कमांड्स। ढंग से तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, पहले डर जाते हैं। और मैंने पिछली वाली क्लास में भी ये कहा था, पहले ईमानदारी से क्लास नोट्स रेडी करो। अगर आप क्लास नोट्स रेडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने क्या होते हैं, सीधा की सीधा युद्ध में उतर जाते हैं, युद्ध से पहले प्रिपेयरिंग ही नहीं करते। अब युद्ध में उतरते तो पता है वहाँ से तलवारें भाले तुम जानते ही हो, फिर तो कोई कहीं से भी टिका देगा तुम्हें, कोई कहीं से भी टिका सकता है। तो आ जाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है औद्योगिक प्रक्रम, परिवहन, ईंधन दहन, ठोस अपशिष्ट का निपटान। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मुख्यतः निकलती कहाँ से? जो हम ईंधन का दहन कर रहे हैं ना, वहाँ से निकलती है मेनली। फ्यूल कंबस्शन जो होता है यानी कि ईंधन के दहन से होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि घर सर्दियों के दिनों में क्या होता है, कई लोग घर में सिगड़ी, रूम में सिगड़ी जला के सो जाते हैं और पता लगता है सुबह वो सोते रह गए, पर उन्हें एम्बुलेंस ले जा रही होती है। अब गांव के और पास अफरा तफरी मची हुई है, लोग बोल रहे भाई साहब क्या हुआ था? बोला भैया सो गए थे सिगड़ी जला के। अबे ये तो नहीं बताया कि सिगड़ी जलाई तो सिगड़ी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ऐसे हर जब सर्दियाँ आती है, प्रत्येक सर्दियों में ऐसी एक वारदात हो ही जाती है। लोग तभी भी अवेयर नहीं रहते अबाउट कंडीशन, अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है। आइए, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता क्या है? तो 500 है। कितनी है? 500। भैया ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बिल्कुल। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे? तो भैया ये तो एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सुनना, एडवाइजर तो रहे, फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे, आरबीआई के प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर, प्रेसिडेंट के आरबीआई के गवर्नर भी रहे, और दूसरा भाई साहब प्रधानमंत्री भी रहे। तो गजब के लोग हैं ना ये, तो गजब का टैलेंट लिए बैठे थे हमारे मनमोहन जी। पहले बोलते नहीं थे वो बात अलग है भाई साहब, बोलते नहीं थे वो बात अलग है, लेकिन काम सारे किए हुए हैं भाई साहब ने, जॉब सारी की हुई हैं। अपने तो एसएससी लग जाए, रेलवे लग जाए, अब उसमें सवाल नहीं कर देंगे। भाई ने देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी जॉब की हैं। एडवाइजर रहे भाई साहब पहले तो, देखो सुनो अब एक एक करके लिखवाता हूँ। एडवाइजर रहे, अरे मैंने क्या लिख दिया है, अरे भाई मैं तो भूल ही गया क्वेश्चन को। हाँ क्या था? इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है अब याद आ गया। कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन में थोड़ा सा तार अलग जगह लग जाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, पहली बात तो ये। फिर आरबीआई के गवर्नर रहे भाई साहब, ये देखो गजब के पर्सनैलिटी, आरबीआई गवर्नर। अपन तो ये सोच रहे बैंक में नौकरी लग जाए एक बार, ये तो गवर्नर ही रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। फिर दूसरा क्या इनका गवर्नर, फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे, ये लो कर लो बात, फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे भाई साहब। एक और भाई साहब ये देखो नया प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इतनी गजब की पर्सनैलिटी है, कभी बोले नहीं लेकिन उन्होंने जवाब जो दिया काम से दिया।
कभी ज़िंदगी में बोले नहीं, कभी भाषण भी ज़्यादा नहीं देते थे, कभी कभी टाइम मिलता था सोनिया गांधी कभी कभी बोलने दिया करती थी इनको, बोला भाई साहब आज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पिटाई नहीं की जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे, RBI गवर्नर रहे, फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, इतने बड़े बड़े पदों पर इन्होंने कार्य किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल रहे, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने जिए। उसके बाद तो तुम जानते हो महारथी आदमी आए गुजराती भैया नरेंद्र मोदी, हटने का नाम ही नहीं ले रहे, कुर्सी पे ऐसे कब्जा लेके बैठे। और गहलोत साहब हमारे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाह रही है। तो आओ नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन के कारण आंतरिक मूल्य क्या होता है? अब एक बात बताना मेरे बात, अवमूल्यन का सीधा सीधा मतलब है जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं बनेंगी। ठीक है, अरे नहीं ये गलत एग्जांपल है, दूसरी चीज़ देते हैं। अवमूल्यन का मतलब है डिवैल्यूएशन से क्या मतलब होता है? डिवैल्यूएशन से क्या होता है, जो इंटरनल मूल्य होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि मार्कर आज से 2 साल पहले कितना था, जैसे मैं वॉच लेके आया, मेरी शर्ट लेके आया, मैं कोई भी एक चीज़ मार्केट में खरीद के लाया 2 साल पहले, क्या उसकी कीमत आज भी उतनी होगी क्या? नहीं, समय के अनुसार कीमतें ज़्यादातर बढ़ जाती है, डिवैल्यूएशन हो गया। लेकिन डिवैल्यूएशन के कारण क्या होता है, आंतरिक मूल्य बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, रेफ्रिजरेटर निम्न में से किसके द्वारा फल परिरक्षण में सहायता करता है? कीटाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम करके, कीवन की क्रियाओं को नष्ट करके, भोजन पर बर्फ की एक परत चढ़ाकर। नहीं रहा है, ये करता है जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम करके। जो जैव रासायनिक की क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यानी कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। उससे क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर में ये सेफ रहती है। रेफ्रिजरेटर में क्या होती है बच्चों, ये सेफ रहती हैं। ये बात ध्यान रखना। कोई सोच रहा भोजन में बर्फ की परत, अरे बर्फ की परत जमने के पीछे भी कारण होता है। इस वजह से WWE के संस्थापक तथा खोजकर्ता को भाई अपन ने तो WWE अगर बना लिया होता ना तो मस्त होते, आराम से जिंदगी गुजर रही होती, रेलवे की तैयारी हमें नहीं करनी हो रही। लेकिन आज मेहनत तो इस भाई ने भाई कभी ना कभी तो मेहनत की होगी ना। कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने क्या किया था, URL यानी कि www ट्रिपल जो है वो बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली है इनका नाम, ये बात इन्होंने ध्यान रखना। बहुत पहले इन्हें खोज करती, जो आप इंटरनेट पे जब देखते हो ना www.com, www फलाना, www फलाना, तो ये www जो लगा रहे हो ना उसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। भूल मत जाना इनको, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम बोले सर हमसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? वो हम ही हैं। चलो, कितने उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्य हैं? मतलब कि ये कहा गया, पहले तो ये बताओ कि हाई कोर्ट कितने? बोला 25। राज्य कितने? बोला 28। बचे कितने? बोला 3। आंसर हो गया। मतलब मुद्दे की बात ये है कि एक राज्य का काम दूसरे राज्य से करवाएं, वो कितने राज्य हैं? बोला 3 हैं। तो टोटल हाई कोर्ट हमारे भारत देश में तो है 25, लेकिन राज्य हैं 28। तो 3 राज्य वो अदर लोगों से काम चलाते हैं। लो आंसर क्या हो गया? लो भैया 3। बोले बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब बता दो गुरुजी कि हमें इतना बताओ कि पहला हाई कोर्ट कौन सा है? बोलो लो भाई, आओ आओ इधर आओ, सारे ढंग से देखो। पहला हाई कोर्ट चीख चीख के बता रहा है, ये कोलकाता, अंग्रेजों ने किया था भैया। कब किया था? 1862 में किया था। पहला हाई कोर्ट कब बनता है? 1862 में। बोला सर आखिरी तो बताओ। बोला आंध्र प्रदेश का। बोला सर आंध्र प्रदेश का? तो आंध्र प्रदेश तो पहले बना हुआ था। अरे वो वाला जो था ना, वही वाला, वो आंध्र प्रदेश से एक भैया अलग हुए। 2 भाई थे, एक अलग हो जाता। एक भाई का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का एक और भाई अलग हो गया, दोनों में झगड़े होने स्टार्ट हुए। तो झगड़े हुए तो आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश जो पहले जिस घर में रह रहे थे वो घर का वो जो जिस हाई कोर्ट में रहते थे ये दोनों भाई, उस हाई कोर्ट का क्या नाम था? बोला वो हैदराबाद। अब तेलंगाना ने मना कर दिया, मेरे हाई कोर्ट में नहीं आएगा। बोला नहीं आएंगे, हम अपना बनाएंगे। बात समझ में? भाई ने अलग ही बना लिया। तो न्यूएस्ट हाई कोर्ट तो है आंध्र प्रदेश, और सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1862 में सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कोलकाता का हाई कोर्ट। और यहाँ पे आंसर क्या कर दिया मैंने? 3। रीजन आपको पता लग ही गया होगा। 20 डिग्री के तापमान पर निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक? ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? बोला स्टील में, लोहे में। आंसर देखो कहाँ है? वायु, जल, ग्रेनाइट, लो। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, साइंस का है भाई। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, बच्चे बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। बोला सर मेंस में भी नहीं आते। भाई आसान क्वेश्चन है, करके देख। आप देखते हैं तो फिर मैं हमेशा इनको ना इनके माध्यम से करने की कोशिश करता हूँ। देखो याद अगर 2 भी है ना तो काम चल जाएगा। जैसे देखो कॉनेंट्स जो होते हैं, यानी कि जननांग जो है वो किससे संबंधित होते हैं? वो प्रोजेस्टेरॉन से होते हैं। यानी कि ये लो, ए में देखो 2, ए में देखो 2, तो
ये ऑप्शन कट हो गया और ये कट हो गया, मतलब बी और सी में से एक ऑप्शन होगा। ये तो क्लियर है, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, पिट्यूटरी क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन ही तो होता है। बी में 3 देखो भाई, दोनों में ही है, तो ये ऑप्शन भी तो ऑटोमेटिक कट ही चल रही है, यहाँ तक अपनी गाड़ी सही चल रही है। पैनक्रियाज क्या होती है? इंसुलिन होती है, बताओ, बिल्कुल होती है, यानी कि सी में 1 है क्या? ये रहा, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो आंसर इज सी। जीरो अक्षांश जीरो देशांतर स्थित है। अब हमको पूछा जा रहा है कि जीरो अक्षांश और जीरो देशांतर स्थित है। यहां से मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 2 चीज बताता हूं। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है वो देखो आप, स्मॉलेस्ट ओशियन, अब देखो लार्जेस्ट ओशियन, लेकिन बालक हमारे ऐसे हैं कि भैया ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। देखो लो भैया, तुम ध्यान नहीं देते हो किसी भी चीज़ पे, फिर बोलते हो सिलेक्शन नहीं आ रहा, जीके समझ नहीं आ रही, जीके में सर मार्क्स लाएं तो लाएं कैसे, इतना सारा पढ़ना है। अबे नालायको, ये तो देख लिया करो कि सबसे पहले तुमने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, वो क्लासेज लिए हैं कि नहीं है। क्लास तुम लेते नहीं हो, क्लास में आधे से ज़्यादा तुम बाहर रहते हो, फिर बोलते कि भैया हमें ये चीज़ें नहीं आ रही। बताओ क्या दिक्कत आई? आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट ओशियन, ये लिख रहा भाई, पकड़ इसको, गोली मार इसमें, ले टकाट। ये देख, प्रशांत महासागर सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब चलते हैं, देखो हिंद महासागर की भी एक गजब कहानी बताता हूँ तुम्हें। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल कहानी है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, पर याद रख लेना कि बच्चे तुम हमारे ही हो। ये गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, बना दे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि भैया मैं पेंटर हूँ प्रोफेशनल। अब ये देखो मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, तो कमेंट बॉक्स में सारे लोग मुझे थंब करके भेज देना एक बार आप। और नालाई को तुम शेयर तो करती नहीं हो, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। ये देखो भैया, अब मेरी बात क्या है, यहाँ से मैं एक, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में एक शिलालेख लिखा हुआ है, मतलब सोमनाथ टेम्पल में शिलालेख बना हुआ है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हैं सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ टेम्पल में क्या है कि 3 चीज़ें हैं, 3 अटैक्स हैं, 3 चीज़ क्या, 3 अटैक हुए हैं। पहला अटैक होता है गजनवी के द्वारा, फिर अटैक जो किया जाता है वो किया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा, फिर अटैक जो किया जाता है वो अटैक किया जाता है औरंगजेब। तीनों खूंखार आदमी थे, खूंखार मतलब ये कट्टरपंथी लोग थे। अब औरंगजेब ने 3 अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अटैक कर दिया, वेट तोड़ दिया। लेकिन इसमें एक शिलालेख है, शिलालेख पे लिखा हुआ है कि भैया तुम ना इंडिया के साउथ में कहीं पे चले जाना, ह्यूमन के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला। बोला ठीक, बात मान ली। जब देखने गया, मैं साउथ पोल तक गया हुआ हूँ, वैसे फ़ोन पे ही गया था, वैसे नहीं गया हूँ, वैसे वो होता ना मैप वाला, उस पर गया था। तुम सोच लो मास्टर उधर होके आ गया, इधर आओ, ये देखो ये चला, मैं चला तो फिर यहाँ पे आ गया अरेबियन सी, यहाँ पे क्या आ गया, अरेबियन सी आ गया। बोले भाई इधर भी मेरे को लोग नहीं मिले, फिर मैं आगे और गया, आगे पहुँचा तो फिर लगा मेरे को हिंद महासागर पहुँच गया, हिंद ओशियन में पहुँच गया मैं। यहाँ पे जब पहुंचा तो फिर लगा फिर भी लोग नहीं है, मतलब बात तो कहीं ना कहीं ये सही बोल रहा है। मतलब इस शिलालेख में जो बच्चों स्टेटमेंट दी गई है उसकी पुष्टि करने के लिए हम आगे चले, अरेबियन सी में गए, हिंद महासागर में, फिर साउथ पोल ही आ गया। बोला भाई सही बोल के गया था ये, लेकिन हमने अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी, हम अंग्रेजों की बात मान लेते हैं, अपने पूर्वज जो बोल के जाते हैं उनकी बात नहीं मानते। तो ये सामने है आपके। और फिर हमसे पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, अटलांटिक। इसकी भी बता दो सर जी, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये, तो इसी के बारे में तो पूछ रहा है ये। अटलांटिक महासागर ही तो है जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द अटलांटिक ओशियन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ए। बाकी तो हम ऑप्शन को बता रहे थे तुमको। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज द डिसिपल ऑफ, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अलाउद्दीन सबीर या बाबा फरीद। तो बाबा फरीद का नाम था पूरा बाबा फरीद शंकर। क्या नाम था इस बाबा का नाम, बाबा फरीद शंकर पूरा नाम था। नाम पूरा याद रखिएगा, बाबा, ये हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, बालकों को ये चीज़ बताई नहीं जाती है। बाबा फरीद शंकर पूरा नाम लिखो, आपसे पूरा नाम पूछ ले जाएगा, विश्वास ही नहीं करेगा। बाबा फरीद शंकर, ये देखो इस भाई साहब का ये पूरा नाम है। आओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है राजस्थान के अजमेर में, बहुत फेमस जगह है, ठीक है, ये याद रख लेना, पूछ ले कोई बाई चांस। देव जाविया किस खेल से संबंधित है, हमसे पूछा गया है कि देव जाविया किस खेल से संबंधित है। अब मैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैरी कॉम किससे संबंधित है, बताओ रे, कमेंट बॉक्स में बताना मैरी कॉम किससे संबंधित। मैं ही बता देता हूँ, चलो बॉक्सिंग से हैं। मीराबाई चानू बताओ फटाफट से,
अबे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सोच रहे हो तुम, आंसर करो जल्दी से। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, नालायक बच्चों। ये है बच्चों वेट लिफ्टिंग से, किससे संबंधित है? इसका तो तुम जानते ही जानते हो, बताना मेरे को, इसका जानते हो क्या? ठीक है, अब बताओ। रोहित शर्मा से तो तुम सारे लोग जानते हो भैया, हम जानते हैं रोहित शर्मा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही पढ़ा लिखा हो। जो वर्ल्ड कप की जो जीता था ना, चैंपियंस ट्रॉफी, वो सारी चीजें जीता, तो ऐसा लगा तुम ही दोस्त हो, इसके और कोई दोस्त ही नहीं है। सब लोगों ने स्टेटस चिपका रखे तो भाई ने जीता वर्ल्ड कप। अबे भाई पूरे देश का ही है ये। ठीक है, आओ। रोहित शर्मा क्रिकेट, और रोहित नरवाल है, नरवाल जो है वो है कबड्डी से। ऐसे करके हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं टेनिस प्लेयरों की तरफ। सानिया मिर्जा कौन से गेम से रिलेटेड है? सानिया मिर्जा, वही जो पाकिस्तान से वापस आई है अभी, ठीक है ना, सानिया मिर्जा। अरे इसकी शादी हुई थी भाई, अपने गांव में भी नहीं आएगी क्या? तुम नालायक हो तुम सारे के सारे। आओ, देव जाविया किस खेल से संबंधित है? टेनिस। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। अनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है? मतलब जेनेटिक स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या है? जैसे तुमसे बोला गया जेनेटिक स्क्रीनिंग करा क्या हो, बोला भाई टेस्ट होता है। वो कोई बोले ना ब्लड का स्क्रीनिंग कराओ, बोले ब्लड टेस्ट कराना है। सीधी सिंपल सी बात ये है। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजों वाली भाषा में बोल दिया, बोले स्क्रीनिंग कराओ, हम देसी भाषा में समझते हैं। किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण। मैंने भी तो यही बोला था, लो टिका दो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का जो उद्गम होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये लो भैया, कथन सही नहीं है। हमसे पूछा जा रहा भैया हमें ये बता दो कि कथन इसमें से कौन सा सही नहीं है। मतलब 3 तो सही होंगे ना भाई, इतना मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 तो सही होने चाहिए ना, एक गलत है, वो देखते हैं। आओ पढ़ते हैं। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होता है। क्वथन प्रारंभ होता है, हाँ बात तो सही बोल रहा है कहीं तक। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान, हाँ सही बोल रहा है भाई, गलत नहीं बोल सकते। कूट देगा अपने को भी, बोला क्या बोल रहा है, नंबर काट लेगा भाई। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश क्या है इसका? वाटर इज नॉन द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है। जल में स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaSO4 उपस्थिति के कारण होती है। ये भी ठीक है, एक सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व डेंसिटी ऑफ आइस ग्रेटर देन ऑफ वाटर। अबे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को भाई, तुम बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लगा? मुझे तो यही लगा डी, बाकी तो 3 भाई बढ़िया बढ़िया आए, तीनों ने बोला हम तो सही हैं। तो हमारा आंसर इज डी। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो वीडियो करना है, वीडियो को शेयर करना नालायक को, नहीं तो कूट दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपके लिए बढ़िया है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब नया कंटेंट जो आएगा वो शानदार आने वाला है। चलो आओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर पट्टी में क्रमशः अधिकतम मात्रा और निम्नतम यानी लोवेस्ट में पाया जाता है, लोएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है? बताओ जल्दी से कौन सा पाया जाता है? तो अरे ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन नहीं है भाई। कैल्शियम, सोडियम, ये तो बिल्कुल ही नहीं, हटाओ इसको। मैग्नीशियम सही है, ऑक्सीजन, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित तत्वों में से एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट इन लोवेस्ट क्वांटिटी रेस्पेक्टिव इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अब चलते हैं इस पर। पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्र मुख्यतः किसके और किन के दौरान कारक होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण और उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाएं और कार्यकलाप, उत्पाद उपयोग और निपटान। तो हमसे ये पूछा गया है कि भैया विनिर्माण क्षेत्र क्या है? विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, पहली बात तो ये करो। और मैन्युफैक्चरिंग को जब देखो, कई बच्चे ना विनिर्माण का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि विनिर्माण का मतलब क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? इंग्लिश पढ़नी है, मैन्युफैक्चरिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मुझे बता दो आप लोग एक बार। प्राकृतिक संसाधनों का प्रपार और उपयोग, बिल्कुल सही है। हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका यूज करना ही होगा हमें मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे कि एक बार ज़मीन है, ज़मीन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग आप एंटिटी ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया। उसके अलावा जल भी तो है, सीधी सीधी बात है, नेचुरल तो हर जगह ही चीज़ आएगी। चलिए आइए, औद्योगिक प्रक्रिया कार्यकलाप। अरे भाई होगा इंडस्ट्री, अपन मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं तो इंडस्ट्री लगाना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग बनाने को इंडस्ट्री के समारूप को ही कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, उत्पाद उपयोग और निपटान, उत्पाद का उपयोग करना और उसका निपटान करना। तो इट मीन्स क्या है कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं राइट हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट हैं। मैं ये अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप एक बता, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, फिर उसके लाने लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट के बाद ये किसी जगह पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो करनी होती है, फिर लेबर की आवश्यकता होती है, पैसे की कैपिटल की आवश्यकता होती है, ऐसे करके बहुत सारे थिंग्स की हमें आवश्यकता होती है। सो उनमें से 3 थिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं, 3 थिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने रॉयल इंडियन नेवी को 23 फरवरी 1946 को समर्पण को करने हेतु बनाया था, मतलब कि मनाया, सरेंडर। देखते हैं क्या है, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना ने, सरदार पटेल और एम ए जिन्ना ने, या मोरारजी देसाई, जेवी कृपलानी ने। ये भाई साहब 2 ही व्यक्ति थे उस टाइम की जो मशहूर पर्सनैलिटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, लोह पुरुष के रूप में जाना जाता है, हमारे भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री होते हैं, भारत देश के पहले गृह मंत्री होते हैं, जिनका नाम है सरदार पटेल साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं आप जानते हैं, पाकिस्तान के पितामह कहे जाते हैं, पाकिस्तान के फादर कहे जाते हैं। तो ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने ही ये कार्य किया था, इन दोनों व्यक्तियों ने ये डिसीजन किया था भैया। निम्न में से किस पौधे का फल मिट्टी के अंदर लगता है? हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा है जो फल मिट्टी के अंदर ही लगता है। बता दो जल्दी से कौन सा भैया। आपको देखो, आलू है, गाजर है, मूंगफली है, प्याज है। जैसे आप देखो अभी क्या सीजन आएगा, सर्दियों में सीजन आता है पीनट का, यानी कि मूंगफली का। आप ढंग से देखना, कभी भी जो फल लगता है ना वो उसका मूंगफली का अंदर लगता है पेड़ों के, वो मिट्टी के अंदर लगता है मूंगफली में। प्रकृति के लिए वापस जाओ प्रतिपादन किसने किया था? आई थिंक ये रूसो ने किया था। ठीक है, प्रकृति के लिए वापस जाओ, ये किसने की स्टेटमेंट है? ये रूसो की है बच्चों। किसकी है? रूसो की। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चल सकते हैं आगे, आपका आदेश हो तो भाई। चलिए आगे चलते हैं। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट होती है? गंधार जो मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां वो कुषाण काल में होती हैं भैया, कुषाण काल में होती हैं, ये बात ध्यान रखना। कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन थे? कनिष्क। नहीं, कुषाण राजवंश के प्रतापी राजा कनिष्क थे। कैवेंडिश करके कोई इनके संस्थापक होते हैं, या प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे, ये बात ध्यान रखना। मौर्य काल यानी कि मौर्य में जो मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और गुप्त काल के कौन थे? गुप्त के श्रीगुप्त। तो ऐसे करके आप यहाँ से याद रखना, इनके संस्थापक आपको सबके यहाँ से याद रखने हैं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वो था अल्बुक्वेरो। कौन था? अल्बुकुर्क। कौन था? अल्बुकुर्क था भैया, ये बात आप लोग ध्यान रखना। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला। सती प्रथा पहले समाप्त हो जाती है, लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज समाज को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, राजा राम मोहन राय। ये बात ध्यान रखना, और ये पुर्तगाली के टाइम पर याद रखनी है हमें। ऊपरी मृदा का अधिकतर भाग बना होता है। ऊपरी जो मृदा होती है ना उसका किस तरीके, जैसे चट्टानों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, चट्टानों के नाम दे रखे, तो हमसे पूछा जा रहा है भाई किसके बने होते हैं, हमें इतना बता दो। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लोगे वो देखो। तो ऊपरी मृदा क्या होती है वो सुनना। जैसे मैंने कहा वोल्केनो आ रहा, ज्वालामुखी आ रहा, ज्वालामुखी के आने से ना ऐसे करके स्थिति बनती है, तो इसमें लावा निकल आता है। क्या निकल आता है? लावा आता है। और लावा जो बनाता है वो आगन्य चट्टाने बनाता है। कौन सी चट्टाने बनाता है? आगन्य। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ऊपरी मृदा का अधिकतर भाग। ऊपरी मृदा का जो होता है ना वो जैविक अपभ्रंश होता है। क्या होता है? जैविक अपभ्रंश होता है, बायोलॉजिकल होता है। ये कैसा होता है? बायोलॉजिकल, कि वो परिवेश पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? एनवायरनमेंट में कैसा एनवायरनमेंट बन रहा है। तो आंसर इज जैविक अपभ्रंश। ये तीनों के तीनों जो नाम है ना वो चट्टानों के हैं, इसलिए मैंने आगन्य चट्टानों के बारे में आपको बता रहा था। और आगन्य चट्टानें जब बन जाएंगी तो आगन्य चट्टानों के ऊपर क्या होगा कि बायोलॉजिकल यानी जैविक अपभ्रंश बनते चले जाते हैं। एक्स रे रीजन लाइज बिटवीन। हमसे पूछा जा रहा भैया हमें तो इतना बता दो कि जो एक्स रे वो कहाँ पर होती हैं। तो ये परावैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र के मध्य होती हैं, दृश्य तथा अपरक्त क्षेत्र के मध्य होती हैं, गामा किरणों तथा परावैंगनी क्षेत्र के मध्य होती हैं। ये होती है गामा किरणों तथा परावैंगनी क्षेत्रों के मध्य होती हैं।
एक एड्रेस में होता है, एक एड्रेस है, ठीक है ना, उसमें ऑफसेट होता है, एक आधार रजिस्टर होता है, एक सूचक रजिस्टर होता है, भाई सारी चीज़ें होती है। हमें एड्रेस बताने के लिए एक ऑफसेट का होना जरूरी है, एक आधार रजिस्टर का होना जरूरी है, एक सूचक रजिस्टर का होना जरूरी है। तो मतलब सारे के सारे ये जो ये एड्रेसेज हैं हमें फुलफिल करने होते हैं। शौचालय तथा मूत्रालय से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है सुलेज माना जाता है, मलजल माना जाता है। ये बात ध्यान रखना, मलजल माना जाता है। कई लोग आंसर और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे सुलेज यानी कि मलजल माना जाता है। औसत राजस्व क्या है? सभी वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर, वस्तु की प्रति इकाई बिक्री पर लिया जाने वाला कर, सीमांत इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला या सभी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाला लाभ। तो एवरेज रिवेन्यू मीन्स पूछा गया है, तो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दी रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड, यानी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री पर लिया जाने वाला कर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना भैया, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। थ्रोविन निम्न में से किस क्रिया से संबंधित है? थ्रोविन जो होता है रक्त के थक्के से, ब्लड क्लोटिंग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है ब्लड क्लोटिंग से। एमिनोसेंटेसिस निम्न में से किसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन में अम्लराज ज्ञात करने के लिए होता है। एमिनोसेंटेसिस जो होता है, ठीक है ना, वो प्रोटीन में अम्लराज ज्ञात करने के लिए ये होता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, ये किसके द्वारा होता है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्रीम सेपरेटर में दूध से मक्खन निम्न में से किस तरीके से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय तरीके से ये निकाला जाता है। निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? अरंडी, सोयाबीन, कुसुम, सूरजमुखी तेल। मेरे हिसाब से तो भैया यह है सोयाबीन तेल। सबके हिसाब से ये है कि सोयाबीन तेल में ये प्रोटीन की मात्रा, सोयाबीन तेल में थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। सही है वैसे तो हिसाब से, ठीक है, सोयाबीन तेल में ही होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आइए अब आने वाले जो क्वेश्चन है अब करंट अफेयर्स के हैं। अब देखते हैं करंट अफेयर्स हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए भैया, हाल ही में नौकरशाही में फेरबदल, किसने नया फेरबदल किया है, जिसमें किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद श्रीवास्तव को चुना गया है बच्चों। किसे नया सचिव चुना गया है? अरविंद श्रीवास्तव को चुना गया है। 14 अप्रैल 2025 को किस शहर को मेयर द्वारा आधिकारिक तौर पर डॉक्टर VR अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया था? वो न्यूयॉर्क सिटी के लोग थे जिन्होंने मेयर थे, यानी कि उन्होंने ये घोषित किया था, ठीक है जी। आओ आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट को किया गया है। किसे किया गया है? डॉक्टर मांगीलाल जाट को ये नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और लास्ट एंड फाइनल इस सीरीज का क्या हो जाएगा? लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल के महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो लखनऊ में जिसने किया है वो किया राजनाथ सिंह ने। किसने किया भैया? राजनाथ सिंह ने किया है। तो बच्चों हमने सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस किए। आपके एग्जाम के लिए आप बहुत अपना ध्यान रखिए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, सारे लोग अच्छे से नौकरी लगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।